अच्छा ठीक है, तो आज का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। और बेटा, लॉज ऑफ मोशन आपने सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। और क्लास 9th में जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, अगर हम उसकी बात करें तो ये लॉज ऑफ मोशन उस लॉज ऑफ मोशन से है तो उसी के एक्सटेंशन में, बट काफी अलग हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब वो क्या डिफरेंस है जो कि आपने 9th में पढ़ा और अब 10th में पढ़ा? अच्छा, सबसे पहली बात, जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमें 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करनी होती है। सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं व्हाट इज इनर्शिया, हाउ कैन यू डिफाइन इनर्शिया? क्या होता है इनर्शिया? अरे मतलब सर उसकी डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है। हाँ, कॉन्सेप्ट बताओ बेटा, ज्यादा जरूरी यही है, कॉन्सेप्ट पता होना सर जरूरी है। तो डेफिनेशन ऐसी एक दो वर्ड डाला कि रेजिस्टिंग फोर्स इट मेक्स द ऑब्जेक्ट स्टे इन वन द सेम motion that it was, like if it was moving in a uniform so it remains uniform, and if it's not then it stops at the same place. बिल्कुल ठीक बात है। सर जैसे कि बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस एकदम रुक जाती तो आगे की तरफ आपका वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनर्शिया को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनर्शिया बेसिकली एक एजेंसी है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर आने वाले चेंज ऑफ स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करती है। यानी अगर बॉडी का स्टेट चेंज हो, यानी मान लो कि बॉडी अगर मोशन में है एंड सडनली वो बॉडी रेस्ट पर आने की कोशिश करे, तो ऐसा करते हुए बॉडी कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेगा और वो उसको वैसा नहीं करने देगा। अगर बॉडी किसी एक स्टेबल कंडीशन में पड़ी हुई है और आप उसको उसका इक्विलिब्रियम चेंज करने की कोशिश करते हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए। नाउ अभी अगर हम ये बात करें इस बोर्ड की, नाउ दिस बोर्ड इज हैंगिंग ऑन 2 क्लिप्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो 2 क्लिप्स से हैंग कर रहा है और हैंग्ड है, इसका मतलब अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एग्जैक्टली एक्ट कर रही हैं। यानी neither the board is moving downwards nor it is moving upwards, sideways movement भी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? there is no change in its state। अब इसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसके स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेगा। ये सभी के साथ है। अब मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, यहां से हिलना नहीं है, अब उठना नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई कितना भी फोर्स कर ले, आपने अगर मन में ठान ली कि मैं बैठूंगा यहीं पे और मेरे को हिलना नहीं है, या कोई आके हिलाने की भी कोशिश करता है, तो आप फोर्सफुली बैठे रहने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? आप इनर्शिया ऑफर कर रहे हो, यानी कि आप एक ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हो। अब इनर्शिया की जब हम बात करते हैं, जनरली जो इनर्शिया होता है इट इज ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि which physical quantity is responsible for inertia in a body, yani which physical quantity is responsible for inertia in a body, then the answer is mass, ठीक है। तो inertia किसकी वजह से होता है? बॉडी के अंदर जितना उसका मास होगा उसी की वजह से। ऑब्वियसली लाइटर बॉडी होगी तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इट मींस कि वो कम ऑपोजिशन ऑफर करेगा और इजीली अपनी कॉन्फ़िगरेशन या अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या अपना स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज कर देगा। हो सकता है वो मोशन से रेस्ट पे आ जाए, हो सकता है वो रेस्ट से मोशन पे आ जाए, लेकिन बॉडी अगर हैवी होती चली जाएगी तो फिर उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर इनर्शिया आप देखेंगे कि वो अपने अंदर आने वाले चेंज को बहुत जल्दी से अपोज नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, ठीक है। ठीक है बेटा? यस सर। अब एक बॉडी है जो कि
which is rolling down an inclined plane and the body is quite heavy, ठीक है, तो अब वो बॉडी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम होगा और वो नीचे आएगी, लेकिन क्या आप उसको रोकने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो ऑपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी स्टैटिक है और लेट्स से कि एक बस है, एक ट्रक है और वो स्टेशनरी है, आप अगर खुद से उसको मूव कराने की कोशिश करो, देन सिंगल हैंडेडली विल यू बी एबल टू डू दैट? नो। क्यों? क्योंकि जितना उसका इनर्शिया है, आप उस इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पा रहे। जो फोर्स आप लगा रहे हो, उस फोर्स से इनर्शिया ओवरकम नहीं हो रहा, और जब तक इनर्शिया ओवरकम नहीं होगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी जनरली स्टेट ऑफ मोशन में जाती है, स्टेट ऑफ मोशन से बॉडी जनरली स्टेट ऑफ रेस्ट में आती है। जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, और ये 3 इनर्शिया कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेटा इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया एट रेस्ट की। अब इनर्शिया एट रेस्ट क्या है? कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। आप अगर उसको फोर्स लगा के मूव कराने की कोशिश करते हो तो जितना वो ऑपोजिशन ऑफर करेगा, दैट ऑपोजिशन ऑफर्ड इज कॉल्ड इनर्शिया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आप अपनी कार में या बस में या बाइक पे आप बैठे, ठीक है, एट टाइम्स बहुत सारे ड्राइवर्स की ना आदत होती है कि वो कार को या बस को गियर में डाल के छोड़ते हैं, वो न्यूट्रल नहीं करते हैं उसको, ठीक है, वो गियर में डाल के छोड़ेंगे। ठीक, आपने अपनी कार को या अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को गियर में डाल रखा है, ठीक है, आप बाइक को किक मारते हो और बाइक किस में है? गियर में, ठीक है। जैसे आप किक मारोगे तो बाइक आगे की तरफ भागेगी, आप कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब आप बाइक पे बैठे थे तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द बाइक, एंड द बाइक स्टार्ट्स मूविंग, सडनली इट स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड्स। तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बाइक, वो आगे की तरफ जाएगा। तो अपर पार्ट क्या करता है? काउंटर करता है किसको? लोअर पार्ट के मोशन को। नाउ द लोअर पार्ट इज मूविंग फॉरवर्ड्स, तो अपर पार्ट कहां जाएगा? बैकवर्ड्स। तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? एक दूसरे को नलिफाई करने की कोशिश करेंगी, सो दैट के आप किस पर थे? रेस्ट पर थे, तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी। इसीलिए फॉरवर्ड मूवमेंट में लोअर पार्ट आगे जाता है और अपर पार्ट बैकवर्ड्स जाता है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एट रेस्ट, यानी जो हमें जर्क लगता है, दैट जर्क इज ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट। अब यही केस आप मूविंग बॉडी का ले लें। लेट्स से यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, और बस एक कांस्टेंट स्टेडी स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो आप बिल्कुल कैजुअली स्टैंड करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो डिसेलरेशन, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप उसमें आगे और पीछे, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स मूव करते रहते। सडनली अगर ड्राइवर ब्रेक मार दे, व्हाट विल हैपन? सभी लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में था बस के साथ इन द डायरेक्शन, आप सिटिंग में थे या स्टैंडिंग में थे, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में था, अपर पार्ट उसको काउंटर कर रहा था, पीछे जा रहा था। बोथ फोर्सेस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आप स्टेशनरी खड़े, ठीक है। लेकिन सडनली अगर ब्रेक लग जाए तो लोअर पार्ट कहां आ जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? बैकवर्ड्स। तो अपर पार्ट कहां गिरेगा? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि वो नीचे वाले पार्ट के जो मोशन था उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। दोनों इनर्शियाज क्लियर है बेटा? एक बार इनर्शिया ऑफ मोशन दोबारा बताना। फिर से समझो। मान लो कि आप अपनी कार में बैठे हो, ठीक है, और सडनली आप मतलब आप एक लॉन्ग ड्राइव पे हो, अच्छी खासी स्पीड से आप चल रहे हो, लेट्स से अराउंड 80-90, ठीक है। अचानक से
सामने कोई स्ट्रे डॉग आ गया, ठीक है, या कोई बच्चा आ गया, ठीक, या सडनली कोई बाइक वाला आ गया, तो व्हाट विल हैपन? ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर एकदम से सडन ब्रेकिंग, है ना, वो सडनली ब्रेक्स मारेगा। अब ड्राइवर ने जब ब्रेक मारे तो व्हाट विल हैपन? यू मूव, यू बेंड फॉरवर्ड। आप फॉरवर्ड बेंड करोगे तो व्हाई यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड? क्यों? क्योंकि जो लोअर पार्ट था बॉडी का, दैट वाज इन मोशन विद द कार, अपर पार्ट उसके मोशन को काउंटर कर रहा था, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होके बॉडी कहां आ गई? रेस्ट पर आ गई, स्टेशनरी। बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, अपर पार्ट ने एडजस्ट कर लिया कि मुझे पीछे जाना था, लोअर पार्ट ने एडजस्ट कर लिया मुझे आगे जाना था, और दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए एक जगह पे, ठीक है। अब इसी इक्विलिब्रियम में मूव करते करते ड्राइवर ने ब्रेक मार दी। नाउ व्हाट विल हैपन? लोअर पार्ट तो मोशन में था, रेस्ट पर आएगा, तो अपर पार्ट काउंटर करने के लिए क्या करेगा? आगे की तरफ गिरेगा ना। यस सर। ये तो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ, है ना। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। यस सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को कैसे समझें? अच्छा, कभी आजकल तो कहाँ देखते होगे आप लोग, अच्छा कभी जैसे घर में नाइफ होते हैं आपके पास, और वो अगर ब्लंट हो जाए तो उसकी धार लगवाने के लिए कभी जाते हो? कभी देखा उसकी धार लगते हुए? देखा है। हाँ, उसकी शार्पनिंग, हाँ उसकी शार्पनिंग होती है, तब कभी देखा हो अगर आपने, तो होता क्या है, जैसे वो नाइफ को उसके ऊपर टच करता है, उस रोलर के ऊपर, तो जो स्पार्क्स होते हैं वो उस रोलर से टेंजेंशियली आउटवर्ड्स मूव करते हैं ना। यस सर, यस सर। एक और काम करके देख सकते हो, अगर आज तक नहीं किया है तो अब करके देख सकते हो। एक मिनट, कोई, अच्छा ठीक है, एक और काम आप करके देख सकते हो। आजकल 15 अगस्त आने वाला है, पतंग उड़ाने का सीजन है, ठीक है। एक काम करें, एक 1 मीटर थ्रेड लें, ठीक है, 1.5 मीटर थ्रेड लें, और उस 1.5 मीटर थ्रेड के एक एंड पे कोई चीज बांध लें, ठीक है, विच इज रीजनेबली हैवी थिंग, कुछ हो आपके पास, ठीक है। जैसे आम की गुठली होती है, सीड होता है ना, मैंगो सीड, आप उसको बांध सकते हो, या एक छोटा सा पत्थर ले लें, ठीक है, वो बांध लें, और किसी स्पेशियस जगह पे खड़े होके आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ले, उसको उठाया, धागे को दूसरे एंड से पकड़ा, और उसको इस तरीके से व्रिल करना स्टार्ट, ऐसे। जब आप उसको ऐसे व्रिल करते हो तो बहुत स्पीड से व्रिल करते हुए उसको छोड़ दो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जितनी बार आप उसको छोड़ोगे उतनी बार वो उस सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियली आउटवर्ड जाए। यानी अगर वो ऐसे आपने व्रिगलिंग करी उसकी, वो यहां पर था, और जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां आपने छोड़ा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा, यहां छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा, यहां छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा। यानी ईच टाइम इट मूव्स टेंजेंशियली outwards. This is called inertia of direction. और why it is called inertia of direction? समझना, अगर आपने उस थ्रेड को यहां पर छोड़ा था, तो ये जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होती है सर्कुलर पाथ पे। दिस इज द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज हियर, दिस वन इज हियर। जब आप यहां छोड़ते हो इसको, तो ये वाला फोर्स तो कट हो गया ना, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा था, जिस टेंशन के साथ आपने उसको पकड़ रखा था, वो फोर्स आपने जीरो कर दिया। जब वो फोर्स आपने जीरो कर दिया तो अनबैलेंस्ड फोर्स किस तरफ है? इस तरफ, तो बॉडी विल मूव टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, ठीक है बेटा। यस सर। तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। अब आप कहोगे कि सर वो फोर्स था, ये वेलोसिटी है, तो बताता हूं आपको कि जो फोर्स सेंटर पर लगता है, याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है,
और सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए कोई फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करे, तो इस फोर्स को बोला जाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस करती है एक और फोर्स जो कि बाहर की तरफ एक्ट करती है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली एक दूसरे की बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं, बट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। अब जैसे ही ये वाला फोर्स आपने जीरो करा तो ऑटोमेटिकली ये वाला फोर्स भी जीरो हो गया। नाउ बोथ द फोर्सेस आर नॉट एग्जिस्टिंग देयर, तो बॉडी किस तरफ जाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। इसके ऊपर अभी सेंट्रीपिटल फोर्स आगे आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको ये थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझाने के लिए वर्ड्स यहां पर यूज करे हैं, बट सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी एप्लीकेशंस अभी आगे आएंगी। ठीक है? ओके सर। ओके, सो दिस वन इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इसको रब कर दूं यहां से। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझ लो कि यहां से आपकी मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई। ठीक है? काइनेमेटिक्स हमने पहले किया था, नाउ द नेक्स्ट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब विदाउट फोर्स यू कैन नॉट इमेजिन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंस है फोर्स की, और एक इंटीग्रल पार्ट है फोर्स मैकेनिक्स का। यहां से कुछ नई चीजें आप सीखना शुरू करेंगे, और वो नई चीजें हैं जैसे कि पुली का फंक्शन क्या होता है, बॉडीज इन कांटेक्ट होंगी तो कैसे फोर्सेस एक्ट करेंगी, डिफरेंट केसेस हैं उसके। ठीक है? तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट होता है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बहुत ध्यान से समझेंगे सभी चीजों को। इसमें अब से पहले आपने क्या पढ़ रखा है, आपको आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। यहां से सब कुछ सबके लिए कॉमन और बराबर है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। यानी F is directly proportional to dp by dt। हमने बोला rate of change of momentum, और इसको लिखा F is directly proportional to dp by dt, जिसको के आप फाइनली F is equal to dp by dt भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू, साइन हटाने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है? यानी अगर मैं यहाँ कांस्टेंट लगा भी दूं k, तो k की वैल्यू 1 होती है। therefore finally f is equal to dp by dt। now the important thing is what is this momentum? क्या होता है मोमेंटम? हमने पहले पढ़ा था जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था,
तो मोमेंटम के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बात करी थी, अलग से बात करी थी, एक सिनेरियो समझाया था कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। वहां पर टर्मिनोलॉजीज को समझने का मतलब क्या था वो अब शायद आपको यहां समझ में आ जाए कि अब मैंने अगर यहाँ पर टर्म यूज करी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आपने मोमेंटम की डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अदरवाइज यहां पहले मोमेंटम समझाओ, है ना। तो क्या था मोमेंटम, याद है किसी को? सर मास इनटू वेलोसिटी। शाबाश, फोर्स है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। तब भी यही आंसर दिया था और तब भी मैंने यही बात कही थी कि कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने पूछा व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो आप कहेंगे कि मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, it is defined as the amount of motion present in a body and its mathematical formula is mass into velocity, ठीक है। Yes, sir. तो फोर्स आपके पास हो गया d/dt ऑफ m इंटू v। अब एक बात बताओ, m तो कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, तो d/dt ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? d/dt ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma। तो ऐसा यूनिट फोर्स की हो गई बेटा आपके पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूटन, ठीक है। Yes, sir. हम बोल सकते हैं इसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या बोला जा सकता है, न्यूटन बोला जा सकता है। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? Dynes. Now 1 dyne is equal to, या बोले 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dyne, ठीक है। सर केजीएस यूनिट क्या है? हाँ बेटा, सर केजीएस यूनिट क्या है जो नीचे लिखी आपने? दक्ष ने डायमेंशंस नहीं करे ना, तो पता नहीं। अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा दक्ष, मैंने वो डायमेंशंस की ना आपको वो भेजी आज, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा देखो, सीजीएस यूनिट्स क्या होती हैं? हमारे पास यूनिट्स बेटा अलग अलग तरह से हैं, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट्स होती हैं जहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज करते हैं, और उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, तो वो मेजर होती है केजी, मीटर और सेकंड में। अब इसी केजी, मीटर और सेकंड को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड सिस्टम के अंदर, यानी केजी, मीटर और सेकंड को हम ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में अगर एक्सप्रेस करें, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड सीजीएस। सी मींस सेंटीमीटर, जी मींस ग्राम, एस तो सेकंड्स है, ठीक है। ओके सर। दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, ओके। यस सर। ठीक है, तो मोमेंटम हमारे पास हो गया mv एंड इज kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स हो गया हमारे पास ma। अच्छा, यहां से एक नई टर्म की बात करनी है, और वो नई टर्म है बेटा इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? अब इंपल्स की बात भी हमने तब की थी, क्या था इंपल्स? इंपल्स था फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी,
into डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ, तो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। इंपल्स को बोला जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इंपल्स इज इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है सर। इतना पार्ट सबको क्लियर है बेटा? अनुभव, कोई दिक्कत है इतने पार्ट में? नहीं सर, क्लियर है। अथर्व, दक्ष, लक्ष्य, नो सर। सना, कोई प्रॉब्लम है बेटा? No, sir. मिष्टी से पूछो। No, sir. संस्कृति बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। शौर्य? सर एक बार ये इम्पल्स फिर से बता दो। ठीक है, इंपल्स होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब सोचो, अच्छा मान लो जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कैन यू इमेजिन द टाइम फॉर विच द बॉल एंड बैट आर इन कॉन्टैक्ट, नो मैटर व्हाटएवर बी द स्पीड ऑफ द बॉल? बैट और बॉल आपस में कितनी देर के लिए कॉन्टैक्ट में होते हैं? यू कैन नॉट मेजर इट, है ना? आपके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो आप मेजर कर पाओगे। ठीक, लेकिन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल थ्रू द बैट इज सो लार्ज कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े होते हैं कि एट टाइम्स बॉल ट्रेवल्स मोर देन 100 मीटर्स, है ना? यस सर। दूसरा, आप टेनिस की बात कर सकते हो, लॉन टेनिस की। वाइल सर्विंग, जब प्लेयर जो होता है वो बॉल को हिट करता है रैकेट से, कैन यू इमेजिन द टाइम फॉर विच द रैकेट एंड द बॉल आर इन कॉन्टैक्ट? बहुत कम होता है, फ्रैक्शन में होता है, बहुत ही छोटा टाइम। अब उतनी देर के बाद उसका जो इम्पैक्ट हुआ, दैट इम्पैक्ट इज वेरी लार्ज। तो द वर्ड इम्पल्स ये इम्पैक्ट के लिए ही है। यहाँ पर ये जो टर्म है, इससे हुआ क्या था, उसने बॉडी का मोमेंटम चेंज करा। तो इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। सामने से एक बॉल आ रही है, आप उसको हिट कर रहे हो, अगर लेट्स से कि आपने सर्व करी और सर्व करने के बाद सामने वाले ने सर्विस रिटर्न करी, जब सर्विस रिटर्न करी तो आप फिर से उसको फोरहैंड या बैकहैंड मार रहे हो, तो उस टाइम पर था क्या, बॉल एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रही थी, आपने फिर से उसको हिट करा, तो बॉल का क्या चेंज हो गया? मोमेंटम चेंज हो गया ना? तो देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सर। वंश क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज इंपल्स, और इंपल्स की एसआई यूनिट वही होगी जो कि आपकी मोमेंटम की होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होगी आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, फोर्स के लिए आप और बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने यूज करा फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इसी वाले फॉर्मूला की अगर बात करें, अगर मैं कहूं कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज सिग्निफिकेंट, तो उस केस में आप इसको ऐसा लिख सकते थे, फोर्स को F इज इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन टी।
ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? अच्छा समझो, एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है, इतना तो क्लियर है सबको? सर ये उस वाले फॉर्मूला से डिराइव्ड है, mv माइनस mu वाला। हाँ बेटा देखो, F इक्वल टू ma, ये तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें, एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी होती है। यस सर। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, F इज इक्वल्स टू mv माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, बेटा m वही था, आपने एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी पुट कर दिया, हो गया। बेटा क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपने क्या बोला लास्ट? मैंने ये बोला कि एक्सेलरेशन अगर v माइनस यू अपॉन टी होता है तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होगा? ठीक है, तो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स होगी। तो फोर्स के दो तीन फॉर्मूला आ गए आपके पास, एक आ गया dp बाई dt, एक आ गया mv माइनस mu बाई t, एक आ गया ma। ठीक है, और इंपल्स का रिलेशन बन गया आपके पास mv माइनस mu। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि the momentum of a body is constant, now what will be the force of the force acting on the body? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा? सो फोर्स भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। अच्छा, कोई और? और कोई बोलो बेटा, किसी को कोई और समझ में आता है जवाब इस बात का? तो या ये बिल्कुल सही है कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए? सर यही होगा सर, यही लग रहा है। यही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? संस्कृति क्या होना चाहिए बेटा? बोलो बेटा, जवाब तो दो, क्या होना चाहिए? वंश क्या होना चाहिए बेटा? वंश अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स कितना होना चाहिए? सर कांस्टेंट ही होना चाहिए। बेटा सब लोग डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेना। सर 4-0 होगा। हाँ 0 होगा, यही तो कह रहा हूँ, सब लोग डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेना बेटा। देखो आपको ये बताया था d by dx of any constant is always 0। तो फोर्स अगर dp by dt है और मैंने कहा if p is constant, तो सोचना भी नहीं है, आंसर 0 होगा। फोर्स क्या लगेगी? 0 लगेगी। अब ऐसा क्यों? टेक्निकली समझो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है
तो यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी ना? यही होना चाहिए ना? अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है तभी तो बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। इनर्शिया ने क्या बताया था आपको? ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब इस बॉडी की वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करोगे तभी चेंज होगी ना। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी सेम है, इट मींस द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है ना? यस सर। और मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम जीरो है, ठीक है। यस सर। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम जीरो है। यहां लिख लो बेशक इस बात को। इफ momentum is said to be constant, then it means that there is no change in momentum, ठीक है। If momentum is said to be constant, then it means there is no change in momentum. और change in momentum जीरो होने का मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज का सेम होना। और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज अगर सेम होंगी तो ये वाला फैक्टर एक्सेलरेशन ये जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा सर एक डाउट था सर। बोलो। सर हम अभी आपने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला था ये वाला। नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी सर। सर तो फिर उसके अंदर हमें बताया जाता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज बढ़े दूसरी बढ़ेगी, तो वो वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था? ना ना ना, उसने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी देयर मस्ट बी सम चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इफ देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब फोर्स होगा ही नहीं ना। यस सर। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि फोर्स तब होगा जब देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ही नहीं तो फोर्स कहां से आएगा? सर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब मोमेंटम अप्लाई हो रहा हो। जब मोमेंटम अप्लाई हो और होने के बाद वो चेंज भी हो, यानी अगर मैं कहूं अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो विल देयर बी एनी एक्सेलरेशन? नो सर। No. And when there is no acceleration, then it means there will be no force. यस सर। क्लियर हो गई ना बात? यस सर। हाँ जी सर। देखो यहां पे फिर से समझो, अगर मैं कहता एक्सेलरेशन है dv by dt, तो if v is constant तो सीधी बात है बेटा एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना? यस सर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि चेंज तो है ही नहीं वहां पर। ठीक है? तो ये बेटा आपका लॉज ऑफ मोशन का द मोस्ट इनिशियल पार्ट एंड द मोस्ट बेसिक पार्ट ये था। इसके बाद यहां से थोड़ा सा और आगे चलेंगे जहां पर हम लोग पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने के बाद, उसको समझने के बाद, देन देयर इज अ barrage ऑफ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इतने क्वेश्चंस हैं मैकेनिक्स में कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसको देख के आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, उसकी क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, ये हम लोग अगली क्लास से सीखेंगे। तो तब तक के लिए थ्योरेटिकली इसको बहुत अच्छे से पढ़ें अपनी बुक्स से, ठीक है? और जो भी कोई डाउट्स हो, डोंट फॉरगेट टू आस्क
those doubts. ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके बेटा, बाकी सर सही भाई में सर वो वीडियो सेंड कर देना सर इनर्स हाँ ये मैं डायमेंशन। सेंड कर दूंगा बेटा, रात तक सेंड करूंगा, सेंड कर दूंगा। हाँ सर, थैंक यू सर। Bye, sir. ओके बाय।